गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और वहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन निकाली थी और उसी का हमने नाम दिया था ओम्स लॉ। सो हमने ये निकाल लिया था ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, ये करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्वांटिटी R जिसे हम नाम रेजिस्टेंस देते हैं, इसके बीच में रिलेशन निकाल ली थी। आज हम ये देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस R है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो करंट का अपोज करता है। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, वो हम आज यहां देखेंगे। सो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। देखिए, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एनसीईआरटी ये एक्टिविटी है जिसमें ये कहता है कि एक सिंपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने ये की लगा रखी है, ये एक बैटरी लगा रखी है, ये एक एमीटर है और यहां इन दोनों पॉइंट्स को हमने बीच में ये जगह छोड़ रखी है। यहां हम कुछ भी कनेक्ट करा सकते हैं, जो डिवाइस हमें चाहिए वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच हम कनेक्ट करा पाएंगे। नाम दे दो इनका P और Q। सबसे पहले इस P और Q के बीच में हमने एक निक्रोम वायर की कनेक्ट कराया जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। यह निक्रोम एक अलॉय होती है जो निकल, क्रोमियम, आयरन से मिलकर बनती है। उस निक्रोम अलॉय की वायर जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसको हमने यहां कनेक्ट कराया और यहां कनेक्ट कराने के बाद ये बैटरी कनेक्ट है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। तो यहां ऑब्जर्वेशन आप देखिए, पहले में मान लो कि करंट आपके पास आया I। जब हमने निक्रोम वायर को कनेक्ट कराया तो करंट आया I करंट आ गया है। फिर हमने क्या किया कि निक्रोम वायर जिसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, मतलब ये जो वायर थी उसका एरिया A था, उसको हटाया और एक सेकंड वायर को कनेक्ट किया। निक्रोम वायर ही है, वो निक्रोम की बनी हुई है लेकिन लेंथ को L की बजाय 2L कर दिया है। यहां से शुरू होती है और यहां से होते हुए ये 2L, ये हमने इसको लगाया तो इसकी लेंथ तो हमने डबल कर दी लेकिन एरिया A ही रखा। पहले भी इतनी थिकनेस थी, अब भी वायर की थिकनेस इतनी ही है, लेकिन हमने अब की बार इसके लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ डबल करने से क्या फर्क पड़ेगा, मान लो करंट आया हमारा I2, सेकंड जब हमने इसको कनेक्ट कराया तो करंट आया I2। अब ये नहीं पता कि I और I2 में क्या रिलेशन है, या I1 नाम दे दो। थर्ड में हमने इस निक्रोम वायर को हटाया और ये एक और थर्ड निक्रोम वायर ली जिसकी हमने लेंथ तो L ही रखी लेकिन एरिया को हमने डबल कर दिया। पहले एरिया A था, अब की बार ये डबल कर दिया है, मतलब इस वायर की थिकनेस को हमने बढ़ा दिया है। और अगर वायर की थिकनेस को बढ़ाया तो हमने यहां कनेक्ट किया और कनेक्ट करने पे हमने पाया कि सपोज कर लो करंट आ गया है I3। लास्ट फोर्थ में हमने निक्रोम वायर को हटा दिया, मतलब अब की बार वायर हम निक्रोम की नहीं लेंगे, अब की बार हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया। अब तक तो लेंथ और एरिया चेंज करते हुए आए थे, मटेरियल निक्रोम था। अब की बार हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया, निक्रोम से हम कॉपर पे पहुंच गए हैं
और हमने कॉपर को कनेक्ट कराया, तो मान लो करंट आ गया है हमारा I4। अब ये I1, I2, I3 और I4 में, ये सॉरी I2 आएगा और ये I3। सो यहां पे अब हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा करंट ज्यादा है, कौन सा करंट कम है। जब हमने इस निक्रोम वायर L लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A को कनेक्ट कराया तो करंट आया I। सेकेंड टाइम हम वहां ऑब्जर्व करेंगे और करंट को मेजर करने के लिए हमने ये एमीटर लगा रखा है। जब हमने निक्रोम वायर की लेंथ को डबल कर दिया, एरिया सेम रखा, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि करंट हमारा डिक्रीज हो गया है। और करंट डिक्रीज कितना हुआ, हाफ बन गया है। अगर लेंथ को हमने ट्वाइस कर दिया तो करंट हमारा हाफ हो गया है। कहने का मतलब अगर पहले करंट I था तो अब करंट आया I/2, करंट आधा हो गया है। थर्ड में हमने ये ऑब्जर्वेशन की कि जब हमने लेंथ को L रखा लेकिन एरिया को डबल कर दिया है, तो एरिया डबल होने से, एरिया को ट्वाइस करने से हम ऑब्जर्व करते हैं कि करंट हमारा डबल हो गया है, करंट हमारा ट्वाइस हो गया है। यहां आधा हुआ था, यहां डबल हो गया है। मतलब पहले अगर I था तो अब करंट बना 2I। और जब हम कॉपर वायर को कनेक्ट करते हैं तो वहां हम ऑब्जर्व करते हैं कि यह करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज हो गया है। तो अब यहां से आप देखिए, यहां से हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जब लेंथ को डबल कर दिया तो करंट हो गया आधा। करंट को कम और ज्यादा करने वाला होता है रेजिस्टेंस। जिस वायर में से भी करंट फ्लो होगा उसमें करंट का अपोज करने वाला रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। यह आप यहां से देख लीजिए, R इक्वल्स टू या I इक्वल्स टू V/R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, अब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। सो यहां से अगर लेंथ को डबल करने से करंट आधा हुआ है, करंट आधा हो गया है, इसका मतलब यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई है फ्रॉम 1, इट मींस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस बढ़ गया है। कब बढ़ा, जब लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ा है तभी तो करंट कम आया। आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा इनवर्सली होने के कारण। तो यहां ऑब्जर्वेशन ये आई कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा, जब लेंथ बढ़ेगी तब बढ़ेगा। तो यहां रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन आई, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि डायरेक्टली में ही एक कंडीशन पॉसिबल है, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमने यहां लेंथ ही बढ़ाई थी, लेंथ बढ़ाने से करंट कम हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा। तो लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहला केस ये आ गया है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन से, यहां से, ये सेकंड थी, थर्ड पे आइए, फ्रॉम थर्ड। अगर हमने वायर का एरिया डबल कर दिया तो करंट डबल हो गया है, मतलब एरिया बढ़ने से करंट भी बढ़ा। करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ होगा। अब रेजिस्टेंस कम कब हुआ, जब एरिया बढ़ा तब, मतलब एरिया बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है। तो यहां रेजिस्टेंस और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते हैं, रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
हमने एरिया को बढ़ा दिया था तो रेजिस्टेंस कम हो गया। इट मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे इस तरह से डिपेंड करेगा। लास्ट केस में हमने मटेरियल चेंज करा दिया तो भी करंट चेंज होगा। तो यहां रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और वो किस मटेरियल से बना है उस पे डिपेंड करेगा। तो यहां अगर हम इन दोनों को मिला दें, इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, R इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये फर्स्ट और सेकंड से हमें मिला। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो रो L अपॉन ए, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एक नई टर्म आई है, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी, और इट इज नोन एज, दूसरा नाम इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। वो रेजिस्टेंस था, ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगी आप देखिए, यहां से R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। अगर मैं लेंथ को 1 मीटर कर दूं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, तो R इक्वल्स टू रो। इट मींस resistivity is the resistance of material of unit length, of material of unit length and unit area of cross section and unit एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब रेजिस्टेंस तो हमें उस पूरे मटेरियल का मिलेगा, लेकिन अगर आप उस मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस निकाल लें तो उस रेजिस्टेंस का नाम बदल के हम रेजिस्टिविटी नाम देंगे। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी नाम देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर जगह का रेजिस्टेंस। किस जगह का? यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम उसका नाम रेजिस्टेंस ना कह के या तो रेजिस्टिविटी कहेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहेंगे। सो ये है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर के लिए हम ओम यूज करते हैं, ए के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ओम मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यूनिट बनेगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। यहां पे रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था कि लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए है, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की चेंज नहीं होगी। आप चाहे मान लो कि पहले हमने ये एल लेंथ की वायर ली थी, अब डबल एल कर दिया, मतलब ट्वाइस कर दी है, तो रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ है लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो पहले भी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की थी, रेजिस्टिविटी अब भी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की ही आएगी। तो लेंथ और एरिया चेंज कराने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है और होगा, हो सकता नहीं होगा। सो रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ पे डिपेंड करेगा, साथ में रेजिस्टेंस मटेरियल चेंज करने से भी चेंज होगा। तो यहां लिख लीजिए आप,
resistance will also change or will also or is also depends on मटेरियल। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, साथ में रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। इन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करेगा। अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है। मटेरियल हम 3 लेते हैं, मेटल या कंडक्टर, इंसुलेटर और एक अलॉय भी आप ले लीजिए। सेमीकंडक्टर को छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और अलॉयज। जो कंडक्टर और अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। तो भाई एक मटेरियल जो इंसुलेटर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस भी ज्यादा ही बनेगा, और उस यूनिट लेंथ यूनिट एरिया को हमने रेजिस्टिविटी का नाम दे दिया। तो वहां पे इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अलॉयज और कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी मेटल और अलॉयज की होती है 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6, 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी होती है अलॉयज और कंडक्टर की। अलॉयज और कंडक्टर इतनी रेजिस्टिविटी मिलेगी। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है 10⁻² to 10⁻17 ओम मीटर। मतलब ये हमने बताया था कि कंडक्टर में से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर में से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जिसमें से करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब रेजिस्टिविटी भी ज्यादा। तो इंसुलेटर में से तो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, तो रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई होगी। आप देख लीजिए, मेटल और अलॉयज में से कुछ फ्लो हो सकता है, मेटल में से तो होता ही है ज्यादातर, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम। रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी भी कम ही होगी। तो ये रेजिस्टिविटी भी आप देख लीजिए 10⁻⁻8 है, तो ये बहुत कम वैल्यू है। तो इंसुलेटर की बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। यह था हमारा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टिविटी क्या होती है। एक चीज एक बार दोबारा से हम इनको समझ लें एक दूसरे तरीके से। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो होगा? जब चार्ज मूव करेगा। चार्ज के जगह मतलब कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं तो वो जब आपस में मूव करेंगे तो उनका आपस में कोलिजन भी होगा। कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक इतनी इजीली नहीं जा पाएगा, मतलब चार्ज यहां से यहां तक नहीं जा पाएगा। चार्ज अगर नहीं जा पा रहा है तो करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहां पे अब लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? हमने तो कोलिजन से बता दिया। आप सोचिए कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा, जैसे आप मान लो कोई आदमी घर से जाता है
और भगवान ना करे कि ऐसा हो, सपोज कर लो कि एक तो वो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाए, एक अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाए, तो वहां एक्सीडेंट के चांसेस 50 किलोमीटर में ज्यादा मानते हैं और 1 किलोमीटर में कम। यहां भी कुछ वैसा ही है। अगर इलेक्ट्रॉन कम डिस्टेंस चलेगा तो कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यहां तक पहुंच पाएगा, और यहां तक पहुंच पाया इसका मतलब चार्ज मूव कर पाया, मतलब करंट मूव कर पाया, इजीली करंट मूव हुआ, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम रहा। लेंथ ज्यादा कर दी जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे रास्ते में, ज्यादा से कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर इजीली मूव नहीं कर पाएगा, मतलब चार्ज इजीली मूव नहीं कर पाएगा। चार्ज मूव नहीं कर पा रहा इसका मतलब करंट भी मूव नहीं कर पाएगा। करंट अगर कम मिला इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। कब? जब लेंथ हमने ज्यादा कर दी तब। अब आते हैं एरिया पे। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? मान लो 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों को आप किसी एक नैरो स्ट्रीट में आप मूव कराएं और कहें भागने के लिए, कहें कि भागिए, तो अगर आपने एरिया कम कर रखा है और 10 बच्चों को एक साथ दौड़ाया तो कोलिजन ज्यादा होगा, तो उस स्ट्रीट को क्रॉस करना सबके लिए मुश्किल होगा, बहुत देर में मूव कर पाएंगे। सेम चीज यहां है। अगर इलेक्ट्रॉन जिसमें से मूव कर रहे हैं उसका एरिया हमने बहुत कम कर दिया, एरिया बहुत कम करने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकराएंगे यहां पे, तो बहुत मुश्किल यहां से निकल पाएंगे, यहां से लेकर यहां तक, तो चार्ज भी मुश्किल जा पाएगा। चार्ज नहीं जा पा रहा तो करंट कम आया। कब कम आया? जब हमने एरिया को कम कर दिया तब। एरिया को कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया है तभी करंट कम हो सकता है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इसी एरिया को डबल कर दें, मतलब अब की बार जो बच्चे दौड़ रहे थे वो नैरो स्ट्रीट में नहीं, एक ब्रॉड स्ट्रीट में, मतलब एक चौड़ी स्ट्रीट में से, गली में से मूव करने को कहा जाए, तो फिर वो 10 के 10 इजीली एक साथ भाग सकते हैं, तो कोलिजन कम होगा तो जल्दी क्रॉस कर पाएंगे स्ट्रीट को। यहां भी वैसा ही है। अगर वायर की थिकनेस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम, कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस भी कम। कब? जब एरिया ज्यादा, तब रेजिस्टेंस हमारा हुआ कम। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो रेजिस्टिविटी थी वो इंसुलेटर की ज्यादा, कंडक्टर की कम, अलॉयज की भी कम होती है इंसुलेटर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर कंडक्टर और अलॉयज की बात करें तो अलॉयज है ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन मेटल या कंडक्टर। तो इन अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल्स के कंपैरिजन में, लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होगी। दूसरा, ये अलॉयज जो होती हैं वो बर्निंग इफेक्ट बहुत कम शो करती हैं, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज, इजीली बर्न नहीं हो पाती है। सो यहां यह भी लिख लीजिए, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, या बर्न भी लिख सकते हैं आप इजीली। कब बर्न नहीं हो पाती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तब। यही कारण है कि हम उन मटेरियल में जिनमें हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक आयरन देखी है जो प्रेस होती है, वो देखी है, वो जो होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं तब। तो हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोई मटेरियल ऐसा हुआ जो खुद ही जलने लग जाए, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए, तो फिर तो हमें क्या मिलेगा? तो वहां हम अलॉय यूज करेंगे ताकि वो बर्न ना हो पाए टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी। तो हम जो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं इंस्ट्रूमेंट, चाहे टोस्टर हो गया हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो गया हो, इन सब में हम अलॉयज का यूज करते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है वो भी बहुत गर्म होता है। बल्ब कितना गर्म होता है लेकिन फिर भी वो जलता नहीं है,
क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो अलॉयज है और अलॉयज की जो ऑक्सीडाइजिंग जो है वो बहुत कम होती है, तो वो बर्न इजीली नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा। साथ में ये रेजिस्टिविटी भी देखी है, तो इसको आप करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।